नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे यांत्रिक शक्ति बनाम कुल कृत शक्ति अनुपात की। सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक शक्ति बनाम कुल कृत शक्ति अनुपात की। तो क्या है, यांत्रिकरण सूचक को खेत में प्रयोग किए गए यांत्रिक शक्ति एवं कुल शक्ति के अनुपात में व्यक्त करते हैं। क्या, यांत्रिकरण सूचक को खेत में प्रयोग किए गए यांत्रिक शक्ति एवं कुल शक्ति के अनुपात में व्यक्त करते हैं। क्या, यांत्रिकरण सूचक को खेत में प्रयोग किए गए यांत्रिक शक्ति एवं कुल शक्ति के अनुपात में व्यक्त करते हैं। क्या, यांत्रिकरण सूचक को खेत में प्रयोग किए गए यांत्रिक शक्ति एवं कुल शक्ति के अनुपात में व्यक्त करते हैं और इसके लिए एक पॉपुलर फार्मूला है MI = MP/AT + MP। क्या, MI MP/AT + यहाँ पर MI क्या है? तो MI का मतलब होता है मैकेनाइजेशन इंडिकेटर यानी कि यांत्रिकरण सूचक। तो यहाँ पर जो MI है, MI का मतलब क्या है? तो MI का मतलब है मैकेनाइजेशन इंडिकेटर। क्या, मैकेनाइजेशन इंडिकेटर यानी मैकेनाइजेशन इंडिकेटर यानी यांत्रिकरण सूचक। यहाँ पर जो MI का मतलब है मैकेनाइजेशन इंडिकेटर यानी कि यांत्रिकरण सूचक। और MP का मतलब क्या है? तो MP का मतलब है खेत में प्रयुक्त मैकेनिकल पावर यानी कि यांत्रिक शक्ति। क्या, MP का मतलब क्या है? तो MP का मतलब होता है खेत में प्रयुक्त मैकेनिकल पावर, यानी यांत्रिक शक्ति। तो MP का मतलब क्या है? तो MP का मतलब है खेत में प्रयुक्त मैकेनिकल पावर यानी कि यांत्रिक शक्ति। और यहाँ पर AP का मतलब क्या हो जाता है? AP का मतलब क्या है? तो यहाँ पर AP का मतलब है खेत में प्रयुक्त एनिमेट पावर। और एनिमेट पावर क्या होती है? तो एनिमेट पावर पशु तथा मानव दोनों शक्तियों का मिश्रण होता है। क्या, AP का मतलब क्या होता है? तो AP का मतलब होता है खेत में प्रयुक्त एनिमेट पावर यानी कि एनिमल पावर तथा ह्यूमन पावर। क्या, AP का मतलब है खेत में प्रयुक्त एनिमेट पावर, यानी एनिमल प्लस ह्यूमन पावर। तो AP क्या है? खेत में प्रयुक्त एनिमेट पावर यानी कि एनिमल प्लस ह्यूमन पावर। यहाँ से आपका सीधे तौर पर क्वेश्चन बन सकता है।
आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एनिमेट पावर का अर्थ होता है पशु शक्ति, मानव शक्ति, यांत्रिक शक्ति और पशु तथा मानव शक्ति का मिश्रण। तो यहाँ पर आपका क्या सही होगा, पशु तथा मानव शक्ति का जो मिश्रण है वह क्या कहलाता है, एनिमेट पावर कहलाता है। अब बात करें आगे, तो क्या है जो ऊर्जा अनुपात है, जो ये ऊर्जा अनुपात है वह 1950-51 में लगभग 36% था, जो कि 1995-96 में बढ़कर 80% तक पहुंच गया। क्या यह ऊर्जा अनुपात 1950-51 में लगभग 36% था, जो 1995-96 में बढ़कर लगभग 80% तक पहुंच गया। जो यांत्रिक शक्ति बनाम कुल शक्ति अनुपात है वह 1950-51 में लगभग 36% था, जो कि 1995-96 में बढ़कर लगभग 80% तक पहुंच गया था। यदि हम बात करते हैं ऊर्जा अनुपात की, तो वास्तव में उपयोग किए गए यांत्रिक ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा यानी कि मानव, पशु तथा यांत्रिक तीनों की ऊर्जा का अनुपात ही क्या होता है, यांत्रिकरण सूचक होता है। क्या वास्तव में उपयोग किए गए यांत्रिक ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा मानव प्लस पशु प्लस यांत्रिक ऊर्जा का अनुपात ही यांत्रिकरण का सूचक होता है। क्या वास्तव में उपयोग किए गए यांत्रिक ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा मानव प्लस पशु प्लस यांत्रिक ऊर्जा का अनुपात ही यांत्रिकरण सूचक होता है। यांत्रिकरण सूचक होता है। क्या वास्तव में उपयोग किए गए यांत्रिक ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा जिसमें कि मानव की ऊर्जा, पशु की ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा तीनों ऊर्जाएं शामिल हैं का अनुपात ही क्या कहलाता है, यांत्रिकरण का सूचक कहलाता है। और ऊर्जा की गणना मेगा जूल प्रति हेक्टेयर में की जाती है। खेत में ऊर्जा की जो गणना की जाती है वह मेगा जूल प्रति हेक्टेयर में की जाती है। क्या खेत में ऊर्जा की गणना मेगा जूल प्रति हेक्टेयर यानी कि मेगा जूल प्रति हेक्टेयर में की जाती है। क्या खेत में ऊर्जा की गणना मेगा जूल प्रति हेक्टेयर में की जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है खेत में ऊर्जा की गणना की जाती है जूल प्रति हेक्टेयर में, मेगा जूल प्रति हेक्टेयर में या जूल में या इनमें से कोई नहीं, तो आपको आंसर क्या देना होगा, मेगा जूल प्रति हेक्टेयर में। खेत में जो ऊर्जा की गणना की जाती है वह मेगा जूल प्रति हेक्टेयर में की जाती है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं भारत का फसल आच्छादित कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। तो भारत का फसल आच्छादित कुल सिंचित क्षेत्र 41% है।
भारत का फसल आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो भारत का फसल आच्छादित क्षेत्र 142 मिलियन हेक्टेयर है और इस 142 मिलियन हेक्टेयर का केवल 41% क्षेत्र ही सिंचित है। तो भारत का फसल आच्छादित कुल सिंचित क्षेत्र 41% है। क्या? भारत का फसल आच्छादित कुल सिंचित क्षेत्र 41% है। और बात करें आबादी का घनत्व अधिक, भारत में क्या है? आबादी का घनत्व अधिक है। तो आबादी का घनत्व अधिक है और जोतों का आकार सीमित है या छोटा है, इसका क्या कारण है? तो भारत में आबादी का घनत्व अधिक तथा जोतों का छोटा होना उत्तराधिकार कानून का कार्य करना तथा हिंदू संक्षेमन एक्ट का कार्य करना है। क्या? भारत में आबादी घनत्व अधिक होना तथा जोतों का छोटा होना देश के अंदर उत्तराधिकार कानून एवं हिंदू संक्षेमन एक्ट का कार्य करना है। क्या? भारत में आबादी का अधिक होना तथा जोतों का आकार छोटा होना देश में या छोटा होने का कारण देश में उत्तराधिकार कानून तथा हिंदू संक्षेमन एक्ट का कार्य करना है। क्या? भारत में आबादी का अधिक होना तथा जोतों का आकार छोटा होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है उत्तराधिकार कानून का होना और हिंदू संक्षेमन एक्ट का देश के अंदर कार्य करना। अब बात करें पानी के नियंत्रित इस्तेमाल की तकनीकी की, किस प्रकार से पानी का नियंत्रित इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या? पानी के नियंत्रित इस्तेमाल की तकनीकी, पानी के नियंत्रित इस्तेमाल की तकनीकी क्या है? किस प्रकार से पानी का नियंत्रित इस्तेमाल किया जा सकता है? किस प्रकार हम पानी को नियंत्रित इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या होता है, सिंचाई इत्यादि में काफी पानी बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार यदि हम पानी को बचाना चाहें, नियंत्रित इस्तेमाल करना चाहें, तो किस प्रकार हम पानी को नियंत्रित इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ड्रिप इरिगेशन को अपनाकर कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाकर कर सकते हैं और माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं? सिंचाई के पानी की बचत कर सकते हैं। तो क्या है? पहला ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई। दूसरा स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी कि छिड़काव सिंचाई। और तीसरा माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन या माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी कि मिनी छिड़काव सिंचाई। क्या? यदि हम ड्रिप इरिगेशन को अपनाते हैं तो क्या होगा? सिंचाई के पानी की बचत होगी,
स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाते हैं तब भी सिंचाई के पानी की बचत कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाते हैं तब भी हम सिंचाई के पानी की बचत कर सकते हैं। तो पानी के नियंत्रित इस्तेमाल की ये तकनीकियां हैं। अब क्या हुआ ICAR ने कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता से लगभग 200 से अधिक यंत्रों को विकसित किया और उनमें से लगभग 80 यंत्रों को उसने क्या किया, व्यावसायिक बना दिया है। क्या ICAR ने या ICAR के द्वारा ICAR ने कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता से लगभग 200 से अधिक यंत्र विकसित किए तथा उनमें से लगभग 80 यंत्रों को व्यावसायिक बना दिया है। क्या ICAR ने कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता से लगभग 200 से अधिक यंत्रों को विकसित किया, जिनमें से लगभग 80 यंत्रों को क्या किया है, वर्तमान में इसने व्यावसायिक बना दिया है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं यांत्रिकरण के आर्थिक लाभ क्या हैं। यांत्रिकरण के आर्थिक लाभ। यांत्रिकरण के आर्थिक लाभ। यांत्रिकरण के आर्थिक लाभ क्या हैं? यांत्रिकरण के आर्थिक लाभ क्या हैं? तो हम छोटा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के लाभों की चर्चा करते हैं। क्या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के लाभ। और जब भी यांत्रिकरण के आर्थिक लाभों की बात आती है तो ज्यादातर आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर जीरो टिलेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जीरो टिलेज के बारे में तो आपको पता ही है कि जीरो टिलेज से क्या होता है कि एक बार में ही जुताई और बुआई का कार्य एक साथ संपन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है कुछ खर्च कम हो जाता है और इसके साथ साथ उसमें बीजों की भी बचत होती है और उर्वरक की भी बचत होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के लाभों की। तो इसमें क्या होता है, यदि हम बात करें बीज की बचत तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के प्रयोग से लगभग 20% बीज की बचत हो जाती है। इतनी 20% बीज की बचत हो जाती है। और बात करें उर्वरक की बचत तो उर्वरक की बचत इससे 15 से 20% के मध्य हो जाती है। 15 से 20% के मध्य उर्वरक की बचत होती है। और फसल सघनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी में जो वृद्धि होती है वह 5 से 22% के मध्य हो जाती है। क्या फसल सघनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी में वृद्धि 5 से 22%। यदि हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का प्रयोग करते हैं तो फसल सघनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी में 5 से 22% के मध्य की वृद्धि हो जाती है। यदि बात करें कुल आय यानी कि ग्रॉस इनकम में वृद्धि कितनी होगी? क्या कुल आय यानी कि ग्रॉस इनकम में वृद्धि। कुल आय यानी कि ग्रॉस इनकम में वृद्धि। तो कुल आय में जो वृद्धि हो जाती है ये 29 से 49% के मध्य हो जाती है। 29 से 49% के मध्य वृद्धि हो जाती है। तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के प्रयोग से
बीज की जो बचत होती है वो 20% होती है, उर्वरक की जो बचत हो जाती है वह 15 से 20% के मध्य होती है, तथा फसल सघनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी में जो वृद्धि होती है वह 5 से 22% के मध्य होती है, तथा कुल आय यानी कि ग्रॉस इनकम में जो वृद्धि होगी वह 29 से 49% के मध्य हो जाती है। एक हलवाहा को 1 हेक्टेयर खेत की जुताई के लिए लगभग 66 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्या एक हलवाहा जो कि बैलों के द्वारा खेती करता है उसके द्वारा 1 हेक्टेयर खेत की जुताई के लिए लगभग 66 किलोमीटर पैदल चलना होता है, जबकि इसके फरो विड्थ यानी कि कोण की जो चौड़ाई होती है वह 15 सेंटीमीटर होती है। क्या एक हलवाहा को जो कि बैलों के द्वारा खेती करता है उसे 1 हेक्टेयर खेत की जुताई के लिए लगभग 66 किलोमीटर पैदल चलना होता है, जबकि फरो विड्थ का आकार 15 सेंटीमीटर होता है। क्या एक हलवाहा जो कि बैलों के द्वारा खेती करता है उसे 1 हेक्टेयर खेत की जुताई के लिए कितना पैदल चलना होगा? तो लगभग 66 किलोमीटर पैदल चलना होगा। और जबकि फरो विड्थ का जो आकार होता है, फरो विड्थ का आकार 15 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं यांत्रिकरण के लाभों की। अभी हम आर्थिक लाभ की चर्चा कर रहे थे, अब बात करेंगे यांत्रिकरण के कौन कौन से लाभ होते हैं। क्या यांत्रिकरण के लाभ क्या लाभ हैं यांत्रिकरण में? तो सबसे पहले कार्य संचालन की जो समयबद्धता है वह क्या है? सीमित हो जाती है। बैलों के द्वारा कार्य करने में अधिक समय लगता है, जबकि जब हम यंत्रों के द्वारा कार्य करते हैं तो यंत्रों के द्वारा कार्य करने से क्या होता है? समय की बचत हो जाती है। वहीं कार्य संचालन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, कार्य करने के माहौल में भी सुधार होगा, और जो यंत्रों के द्वारा खेती की जाती है, यंत्रों के द्वारा खेती करना अधिक सुरक्षित होता है, यानी कि ज्यादा सुरक्षा प्राप्त होती है। वहीं क्या है, जो श्रमिकों की नीरसता है, श्रमिकों की नीरसता में भी कमी आती है, और फसल एवं खाद्य उत्पादन के नुकसान में भी क्या होती है? कमी आ जाती है। फसल तथा खाद्य उत्पादों के नुकसान में भी क्या होती है? कमी आ जाती है। और भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाती है। किसान के आर्थिक लाभ में भी वृद्धि होती है और किसान की प्रतिष्ठा में भी सुधार हो जाता है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति एवं संपन्नता में भी वृद्धि होती है। तो सबसे पहली बात क्या आती है? कार्य संचालन की समयबद्धता। क्या? पहली, कार्य संचालन की समयबद्धता। कार्य संचालन की समयबद्धता यानी कि कम समय में ज्यादा कार्य किया जा सकता है और समय से हम उन कार्यों को पूरा कर लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। दूसरी बात आती है कार्य संचालन की गुणवत्ता। दूसरा क्या है? कार्य संचालन की गुणवत्ता। कार्य संचालन की गुणवत्ता में सुधार। कार्य संचालन की जो गुणवत्ता है उसमें भी क्या होता है? सुधार होता है।
और कार्य करने के माहौल में भी क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तीसरा, कार्य करने के माहौल में सुधार, कार्य करने के माहौल में भी सुधार होता है। और इसके साथ साथ ही क्या होता है, सुरक्षा अधिक प्राप्त होती है। यंत्रों से यदि कार्य करते हैं तो खेत अधिक सुरक्षित रहता है। क्या, सुरक्षा अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है। और अगली बात करें तो क्या होता है, श्रमिकों की जो निरस्ता है इसमें भी कमी आती है। श्रमिकों को कम वर्क करना पड़ता है। जब यंत्रों के द्वारा कार्य किया जाएगा तो श्रमिक की जो शक्ति है, श्रमिक को कम शक्ति लगानी पड़ेगी, जिससे श्रमिक क्या होगा, श्रमिक को थकावट देर से महसूस होगी। क्या, श्रमिक की निरस्ता में कमी, श्रमिक की निरस्ता में भी क्या होती है, कमी आती है। और फसल एवं खाद्य उत्पाद के नुकसान में भी कमी आ जाती है। क्या, फसल तथा खाद्य उत्पाद के नुकसान में कमी। यंत्रों की सहायता से क्या होता है, फसल तथा खाद्य उत्पादों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, फसल और खाद्य उत्पादों के नुकसान में भी क्या होती है, कमी आती है। और भूमि उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। क्या, भूमि उत्पादकता में वृद्धि। यंत्रों के प्रयोग से भूमि उत्पादकता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, या भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ किसान की जो आर्थिक स्थिति है, या ये कहें कि किसान को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, किसान को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। क्या, किसान के आर्थिक लाभ में वृद्धि, किसान के आर्थिक लाभ में वृद्धि हो जाती है। और इसके साथ साथ ही किसान की प्रतिष्ठा में भी सुधार आता है। किसान की प्रतिष्ठा में सुधार, किसान की प्रतिष्ठा में सुधार आता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति एवं संपन्नता बढ़ती है। क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति एवं संपन्नता बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति एवं संपन्नता बढ़ती है। तो यांत्रिकरण के लाभ क्या क्या हैं? तो क्या क्या लाभ हैं? कार्य संचालन में समयबद्धता होती है, यानी कि कार्य करने के समय में बचत हो जाती है, जिससे कि समय से कार्य संपन्न हो जाते हैं। कार्य संचालन की गुणवत्ता में सुधार होता है और कार्य करने के माहौल में भी सुधार होता है। और यंत्रों के द्वारा कार्य करने से अधिक सुरक्षा रहती है और श्रमिक की जो निरस्ता है उसमें भी कमी आती है, क्योंकि श्रमिकों को क्या है, यंत्रों के द्वारा कार्य करने से थकावट देर में महसूस होती है। फसल तथा खाद्य उत्पाद के नुकसान में भी कमी आती है और भूमि की उत्पादकता में भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और किसान के आर्थिक लाभ में भी वृद्धि होती है और किसान की प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान में भी क्या होता है, सुधार आता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति एवं संपन्नता में वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं भारत में फार्म मैकेनाइजेशन को सीमित करने के कारक कौन कौन से हैं। क्या भारत में फार्म मैकेनाइजेशन को
सीमित करने के कारक। भारत में फार्म मैकेनाइजेशन को सीमित करने के कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात तो आती है जोत का आकार। भारत में क्या है, भारत में जो जोतों का आकार है वह छोटा है, जिससे कि क्या होता है, बड़े यंत्रों को चलाने में कठिनाई होती है। तो सबसे पहली बात क्या आती है, जोतों का आकार। जोतों का आकार फार्म मैकेनाइजेशन को क्या करता है, सीमित करता है। वहीं दूसरी बात करें तो किसानों की जो निवेश क्षमता है वह कम है। क्या? दूसरा, किसानों की निवेश क्षमता में कमी। जो भारतीय किसान हैं वे ज्यादातर मध्यम वर्ग के हैं, जिस कारण क्या होता है, अच्छी मशीनों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे इतना निवेश नहीं कर सकते हैं। वहीं क्या है, अगली बात आती है कृषि मजदूरों की आसानी से उपलब्धता। क्या? अगली बात है कृषि मजदूरों की आसानी से उपलब्धता। कृषि मजदूरों की आसानी से उपलब्धता। कृषि के लिए मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है, लोग फार्म मैकेनाइजेशन को अपनाने से कतरते हैं, क्योंकि फार्म मैकेनाइजेशन जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इसलिए क्या है, वे कृषि मजदूरों से ही काम करवा लेते हैं, और इसके साथ साथ क्या है, वे फार्म मैकेनाइजेशन की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अब बात करें आगे, तो देश में खेतीहर पशु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ये भी एक कारण है फार्म मैकेनाइजेशन को सीमित करने का। क्या? देश में खेतीहर पशु की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता। देश में क्या है, जो खेतीहर पशु हैं वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे लोग क्या करते हैं, पशुओं के माध्यम से खेती कर लेते हैं। और ये क्या करता है, यह भी एक कारण है फार्म मैकेनाइजेशन को सीमित करने का। अब बात करें आगे, तो विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयुक्त कृषि मशीनों की कमी पाई जाती है। क्या? पांचवा, विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयुक्त कृषि मशीनों की कमी। क्या है, देश के अंदर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए कृषि मशीनों की कमी पाई जाती है। ये भी क्या करता है, फार्म मैकेनाइजेशन को सीमित करता है, यांत्रिकरण को सीमित करता है। अब बात करें आगे, तो मशीनों की मरम्मत एवं सर्विसिंग की सुविधाओं में कमी पाई जाती है। क्या? अगली बात करते हैं, तो मशीनों की मरम्मत एवं सर्विसिंग की सुविधाओं में कमी। मशीनों की मरम्मत एवं सर्विसिंग की सुविधाओं में कमी पाई जाती है। यह भी फार्म मैकेनाइजेशन को सीमित करने का एक कारक माना जाता है। वहीं क्या है, प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी है। भारत के अंदर प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी है। प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी। मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित मानव की आवश्यकता है, और भारत के अंदर प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी है। ये भी क्या है, फार्म मैकेनाइजेशन को सीमित करता है, यांत्रिकरण को सीमित करता है। अब बात करें आगे, तो
अनुसंधान संगठन एवं निर्माता के बीच संबंध में कमी पाई जाती है। भारत के अंदर अनुसंधान संगठन एवं निर्माता के बीच संबंध में कमी। अनुसंधान संगठनों और निर्माताओं के बीच जो भी क्या करते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं, जो भी यंत्रों का निर्माण करते हैं, और जो अनुसंधान संगठन हैं, इनके बीच संबंधों में कमी पाई जाती है। यह भी फार्म मैकेनाइजेशन को सीमित करता है। अब अगली बात करें तो मशीनों का अधिक मूल्य। मशीनें क्या हैं? महंगी हैं, जिस कारण भारत का मध्यम किसान इन्हें खरीद नहीं पाता है। इस कारण भी फार्म मैकेनाइजेशन सीमित होता है। अगली बात करें तो मशीनों का गुणवत्ता नियंत्रण अपर्याप्त है। 10 मशीनों का गुणवत्ता नियंत्रण अपर्याप्त। भारत के अंदर क्या है, मशीनों का जो गुणवत्ता नियंत्रण है वो अपर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह भी क्या करता है, फार्म मैकेनाइजेशन को सीमित करता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।